तो कल का दिन था जश्न का, भारत के विश्व विजयी होने का, महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप उठाने का। और आज का दिन है उन महिलाओं को सेलिब्रेट करने का, उन नायिकाओं को जानने का, उनकी कहानियों को जानने का और कहानियों के साथ ये समझने का कि क्यों फाइनल जीतने का ये सफ़र किसी भी दूसरी जीत से अलग है और क्यों हमें घिसे पिटे पुराने विशेषणों को किनारे कर देना चाहिए। उन कमबख्तों के बारे में भी आपको बताएंगे जिन्हें अब भी चैन नहीं है और जो खिलाड़ियों के मजहब तलाश रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो विस्तार से इस जीत पर बात करेंगे, ये जीत इतनी बड़ी क्यों है और इसे किस तरह से याद रखा जाएगा इतिहास में। फिर बात दिल्ली में आंखों में धूल झोंकती हुई उस शक्ति की होगी जिसके चलते न तो इंडिया गेट दिख रहा है और न दिख रहा है साफ हवा का फ्यूचर। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के बुरे असर से जूझ ही रहे हैं, तो आप जानेंगे कि क्यों हालात और बिगड़ने वाले हैं। बात करेंगे दो हादसों की जिन्होंने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Sensodyne K. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। दक्षिण अफ्रीकी टीम की पारी का 20वां ओवर, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने रिस्क लिया, गेंद थमाई ओपनर शेफाली वर्मा को। एक पार्ट टाइम बॉलर, पिछले हफ्ते तक शेफाली सूरत में, गुजरात के सूरत में थी अपनी होम टीम हरियाणा के साथ। ओपनर प्रतिका रावल को चोट लगने के बाद उन्हें स्क्वाड में रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया। तो जब कप्तान ने 21 वर्षीय शेफाली को गेंद थमाई, उन्हें एक बहुत बड़ा काम करना था। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लॉरा वुल्फर्ट और सुन लूस की जोड़ी को उनकी जो आंखें जम चुकी थी उनको तोड़ना था। तमाम कोशिशों के बाद भी विकेट नहीं मिल रहा था। मैच ऐसा लग रहा था कि यहाँ से भारत के हाथ से फिसल सकता है, लेकिन भारतीय इनिंग्स में 87 रन बना चुकी शेफाली का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने लूस को आउट कर दिया। गेंद इतनी धीमी थी कि बल्ले पर ढंग से आई ही नहीं। कॉटन बोल्ड होकर के लूस पवेलियन की ओर रवाना हो गई। भारत को रोशनी दिखने लगी। अगले ओवर में शेफाली ने डबल डाउन किया, ऑलराउंडर मरिजान काप को चलता किया। 2 ओवर के भीतर साउथ अफ्रीका को 2 बड़े झटके लगे। 123 रन पर 4 विकेट डाउन। जीत के लिए अब भी करीब 180 रनों की ज़रूरत और ओवर बचे 27, यानी मैच में भारत का मोमेंटम बन चुका था। बाद में वुल्फर्ट ने कुछ संघर्ष किया, लेकिन 42वें ओवर में उनके आउट होने के बाद लगभग ये तय हो गया कि भारतीय लड़कियां ही विश्व विजेता आज होने जा रही हैं। और ऐसा ही हुआ। भारत ने 52 रन से फाइनल जीत लिया। दर्शकों के दुख का अंत हुआ। बिल्कुल आखिर में लाइन ना पार कर पाने की कसर खत्म हुई। भले ही भारतीय महिला टीम के लिए कैंपेन एक डोमिनेंट कैंपेन नहीं रहा, लेकिन मानवीय ज़रूर रहा, इमोशनल रहा। हर खिलाड़ी की एक कहानी सामने आई जहां सब ने अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर की, जहां छोटे शहरों और कस्बों से आने वाली लड़कियों के सपनों को पंख लगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। विस्तार से थोड़ा बात करते हैं। पहले हम अपनी चैंपियंस के बारे में आपको बताते हैं। शेफाली वर्मा, रोहतक से आने वाली शेफाली अपने बाल कटवाकर लड़कों के नेट्स में घुस जाती थी। लड़कों वाले टूर्नामेंट में खेली भी, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी बनी। 2019 में भारत के लिए पहला मैच खेला। सबसे कम उम्र में भारत के लिए पदार्पण करने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। जनवरी 2025 में शेफाली टीम इंडिया से ड्रॉप हो गई थी। इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी उनका चयन नहीं हुआ था, लेकिन अपने प्रदर्शन के बलबूते फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनी। व्हाट अ कमबैक। दीप्ति शर्मा ने इस टूर्नामेंट में क्या किया ये बताने के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि उन्हें इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। दीप्ति ऑलराउंडर हैं। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 22 विकेट उन्होंने लिए। फाइनल में 50 ठोका और 5 विकेट लिए। अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू की थी। मेहनत के बल पर 2014 में डेब्यू हुआ और तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। स्मृति ने इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 434 रन बनाए, भारत की हाईएस्ट स्कोरर रहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 गेंदों पर 109 रन की उनकी पारी निर्णायक साबित हुई। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची। स्मृति के पिता भी क्रिकेट के शौकीन थे, उनके भाई श्रवण भी क्रिकेट खेलते थे। उन्हें राहुल द्रविड़ ने एक बैट दिया था। बाद में उसी बैट के साथ स्मृति ने डेब्यू किया। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली स्मृति अकेली भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला नाम कप्तान हरमनप्रीत कौर का। पंजाब के मोगा से आती हैं। अपने कॉलेज में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी। शार्प बॉलिंग, विस्फोटक बैटिंग, पावर हिटिंग की मास्टर। कॉलेज के कोच कमलदीश ने
हरमन के टैलेंट को पहचाना और फिर तराशा नतीजा आज सबके सामने है। हरमनप्रीत की 2017 विश्व कप वाली पारी सबको याद है, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रन उन्होंने मारे थे और टीम को अपने दम पर जीत दिलाई थी। जेमिमा रोड्रिग्स, प्यार से इन्हें जेमी बुलाया जाता है, इनके पिता इवान रोड्रिग्स जूनियर स्कूल में क्रिकेट कोच रहे। जेमी मुंबई से आती हैं। कमाल की बात यह है कि उनका घर सचिन तेंदुलकर के घर के पीछे था। 2011 में जब सचिन घर लौटे तो सेलिब्रेशन देख करके जेमिमा ने क्रिकेटर बनने का फैसला लिया। 17 साल की उम्र में उनका डेब्यू भी हो गया। इस विश्व कप के सेमीफाइनल में उनकी पारी भुलाई नहीं जा सकती। ऋचा घोष ने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा 12 छक्के लगाए। डाउन द ऑर्डर आकर पिंच हिटिंग के लिए जानी जाती हैं। फाइनल मैच में उनकी 34 रन की पारी ने भारत को एक चैलेंजिंग स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। ऋचा के पिता मानवेंद्र क्लब क्रिकेट खेला करते थे, ऋचा भी उनके साथ जाती थी। वहीं से उनकी क्रिकेट ट्रेनिंग शुरू हुई। उनकी ट्रेनिंग के लिए पिता ने अपना बिजनेस भी बंद कर दिया था। कहानियां और भी हैं, जैसे 25 साल की अमनजोत कौर ने जब क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू की तो समाज ने उनके पिता को ताने मारे। इस भारतीय स्क्वाड की किसी लड़की को अपने सपने पूरे करने के लिए कभी रोज़ 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा तो कभी ज़रूरी खर्चों में कटौती करके क्रिकेट किट्स खरीदनी पड़ी और अंत में इन सब ने मिलकर सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं जीता बल्कि भारतीय क्रिकेट की एक नई कहानी लिख दी। उन्होंने बताया कि कैसा होता है साहस से भरा हुआ, निडर और बेखौफ क्रिकेट, कंप्लीट क्रिकेट। और शायद पहली बार ऐसा हुआ जब देश ने इन महिलाओं की तुलना पुरुष टीम से नहीं की। बस इस सुख को महसूस किया, उसको एम्ब्रेस किया, उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन इस कहानी का लिखा जाना इतना आसान नहीं रहा। संघर्ष करना एक बात होती है, लेकिन जब आपको पता हो कि हमारे संघर्ष को कोई एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे? शायद संघर्ष का रास्ता छोड़ दें। लेकिन इन लड़कियों ने ऐसा नहीं किया। 1983 में भारत की पुरुष टीम ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। इसके ठीक 5 साल पहले भारत में महिला क्रिकेट विश्व कप होस्ट किया गया था और तब महिला खिलाड़ियों को किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिला था। लोग भले ही इस विश्व कप की जीत को महिला क्रिकेट का 1983 मूवमेंट कह रहे हैं, एक तरह से पुरुषों का पहला वर्ल्ड कप वो था और महिलाओं का ये है, लेकिन ये बात भी सही है कि उस जीत का महिला क्रिकेट पर कोई असर नहीं पड़ा था भारत में। 1978 के बाद 1997 में भारत में अगला महिला विश्व कप आयोजित हुआ, लेकिन तब खिलाड़ियों के लिए बेसिक सुविधाओं का इंतजाम तक नहीं हो पाया, रहना, खाना, ट्रैवल जैसे बेसिक इंतजाम। इन सब के बावजूद भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल तक का सफ़र पूरा किया। 2005 के महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने फाइनल तक का सफ़र पूरा किया। जीत नहीं मिली, लेकिन तब भी भारतीय महिला टीम को इग्नोर ही किया जाता रहा। दी ललन टॉप के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम प्रोग्राम में आई पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को सुनिए। हाउ वर थिंग्स जब WCI के अधीन थी चीज़ें? कितना आप लोगों को सैलरी कितनी पर मैच, कितना फीस पर मैच मिलती थी या एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता था? हमारा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट तो BCCI के अंडर ही आया है एंड देयर वाज नो मैच फीस। हमें कोई मैच फीस नहीं था। फिर We were, I remember if I'm not wrong, जब हम 2005 वर्ल्ड कप रनर्स अप थे तो when we came back we were given 1000 per match. So we played about 8 games I think. तो कुछ 1000 रुपये एक मैच की? For that tournament. तो हमको कोई मैच फीस नहीं था उस वक्त। There was absolutely no money in the sport. तो मैच फीस कहाँ से मिलती? वो तो अभी आया है व्हेन वी केम अंडर BCCI, तो शुरू हुआ धीरे धीरे पर सीरीज़, फिर पर गेम एंड देन उसके बाद आई थिंक रिसेंटली अबाउट 2-3 years बैक पे इक्विटी आई है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। हालांकि 2006 से सिचुएशन कुछ बेहतर हुई, या कहें कि कुछ ऐसे प्रयास हुए। महिला टीम की गवर्नेंस BCCI के हाथ में चली गई, लेकिन इसके पीछे भी ICC का पुश था। प्रोटोकॉल के तहत ICC मेंबर्स को अपनी एक महिला टीम भी डेवलप करनी थी, लेकिन यहाँ भी एक कमी छूट गई। BCCI ने महिला क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए और ऐसा करने में हमें 9 साल लग गए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की महिला टीम से अगर तुलना करें तो भारतीय महिला क्रिकेट का असली संघर्ष का थोड़ा आभास आपको हो पाएगा। भारतीय महिलाओं ने एक एक दिन, महीना दर महीना और साल दर साल संघर्ष किया। वो हर दिन जीती भी हैं, बस उनका संज्ञान नहीं लिया गया। संज्ञान और ध्यान जब आया तब तक
जब वो विश्व विजेता हो चुकी थी। ऐसे में 1983 मूवमेंट कहना कितना सही है आप खुद सोचें। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप में भारत की रैंकिंग 131वीं है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं के पार्टिसिपेशन के मामले में भारत की हालत बहुत ख़राब है। और अगर हरिशंकर परसाई से शब्द उधार लेकर कहें तो जिस समाज की आधी ताकत लड़कियों की शादी कराने पे जा रही है, वहाँ पर किसी लड़की का खेल में करियर बनाने के बारे में सोच लेना ही अपने आप में जीत है। लेकिन छोटे शहरों और कस्बों से आने वाली इन लड़कियों ने सिर्फ सोचा नहीं, करके भी दिखाया। जैसे क्रांति गौड़ की कहानी मध्य प्रदेश के खजुराहो की रहने वाली हैं। 2017 में अपने ज़िले की टीम का नेतृत्व कर रही थी। अंडर 19 का टूर्नामेंट था, तब वो 14 साल की थी। लोकल कोच ने, राजीव बिलथारे उनका नाम है, उन्होंने उन्हें देखा। क्रांति की आग उगलती हुई गेंदबाजी से प्रभावित हुए, उनके खेल को निखारा गया। इस साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। अपने सिर्फ चौथे इंटरनेशनल मैच में उन्होंने 6 विकेट निकाले और उन्हीं के बलबूते भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को उनकी ही ज़मीन पर सीरीज़ हराई। एक नाम और है आंध्र प्रदेश से आने वाली श्री चरणी का। लेफ्ट आर्म स्पिन करती हैं। पिता के सपोर्ट से क्रिकेट खेलना शुरू किया, खेल निखरता गया। इस साल के WPL में वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिर्फ 4 विकेट ही ले पाईं, लेकिन घुमावदार गेंदें जो थी उनकी, उन्होंने सबका ध्यान खींचा। कोच अमोल मजूमदार ने उन्हें फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट कहा। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उन्हें फास्ट ट्रैक किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में उन्होंने 10 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनी। ये सब बताने का मतलब ये कि क्रिकेट ने सारी बाउंड्री तोड़ दी हैं और ऐसा होने के पीछे महिलाओं की जिजीविशा सबसे बड़ा फैक्टर है। क्रिकेट अब सिर्फ शहरों और पुरुषों का खेल नहीं है। परिवार और समाज अपनी लड़कियों के रोल पर अब अलग अलग नज़रिए से सोच रहे हैं। विश्व कप जीत के बाद आए ये दृश्य और प्रतिक्रियाएं देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है। उसने परिवार का नाम रोशन किया और इंडिया टीम को जिताया वर्ल्ड कप। कभी इंडिया टीम जीती नहीं थी और फर्स्ट टाइम जीती है, वो खुशी होती है जी। वो उस टाइम कॉन्फिडेंस, हमारा ये भरोसा जीत लिया था इसने कि भी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हरा सकती है इंडिया, तो साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं हरा सकती। अगर वो बैटिंग बॉलिंग अच्छी करे तो वो सभी चीज को हरा सकती है, आगे बढ़ सकती है। और अमनजोत से बात, अमनजोत इमोशनल हो गई थी, इसलिए ज्यादा बात नहीं की थी। विराट को वो उन्होंने लग दी थी, तो फिर ज्यादा बात नहीं हुई उसके साथ। फिर करेंगे जब फोन आएगा नेक्स्ट टाइम। जो कहते हैं ना भाई हमारी चोरी के चोरों से घाट है, तो वही मैं कहती हूँ, हमारी चोरी के चोरों से घाट है। ये तो देखो जी भगवान की मेहर है जो हमारे बच्चे पे इतना कृपा की है, बस यही कहना चाहूँगा। कल जब महिलाओं ने विश्व कप की ट्रॉफी उठाई तब वहां कम से कम 3 फेमिलियर चेहरे थे। अंजुम चोपड़ा, झूलन गोस्वामी और मिताली राज। इन खिलाड़ियों ने भी ट्रॉफी उठाई क्योंकि उन्होंने वो नींव रखी जिस पर खड़े होकर आज ये ताज पहना गया। झूलन गोस्वामी खुद ट्रेन से सफ़र करके खेलने जाती थी। उन्होंने वो दौर देखा जब महिलाओं को खेलते देखने के लिए दर्शक नहीं आते थे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने ये बात बताई। फिर ये भी बोली कि अब शायद वो दौर आ गया है कि जब लड़कियां क्रिकेट को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तौर पर भी देख सकती हैं। और इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आहट मिलनी शुरू हुई थी 2017 में, जब महिला विश्व कप के सारे मैच लाइव टेलीकास्ट किए गए थे। लोगों ने मैच देखे, 100 मिलियन के पार व्यूज़। भारतीय टीम फाइनल भले ही हारी, लेकिन इतना सपोर्ट देख करके मिताली राज ने कहा कि हमें लगा नहीं कि हम हार गए हैं। 2023 में असल मायनों में भारतीय महिला क्रिकेट ने पुराने व्याकरण को ख़त्म कर दिया जब IPL के विमेन वर्जन यानी WPL की शुरुआत हुई। अब तक जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मेल क्रिकेट को मिल रहा था, सिर्फ इंटेंट पर चल रहे महिला क्रिकेट को भी वो मिलना शुरू हुआ। स्मृति मंदना को RCB ने करीब 3.5 करोड़ की रकम देकर के अपने साथ जोड़ा। इस डील ने बहुत हेडलाइंस बनाई और रिपल इफेक्ट तो पैदा ही हुआ। देखा देखी अलग अलग भारतीय राज्यों में महिला T20 लीग्स होने लगी, यानी लोकल महिला खिलाड़ियों के लिए विकल्प बढ़े, टैलेंट स्काउट्स की नज़रों में आने के और खेल से जुड़ करके पैसे कमाने के। इस विश्व कप जीत ने उसको शायद अपने अंतिम मकाम तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। जैसा कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ये अंत नहीं शुरुआत है। और ये कहानी सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। युवा महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर, पायलट, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। हर वो काम जिनमें सदियों तक केवल पुरुषों की हिस्सेदारी ही रिजर्व रही, अब वहाँ पर महिलाओं की विजिबिलिटी ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है।
लेकिन कुछ लोगों को ये बात शायद अब भी समझ नहीं आ रही। इसी टूर्नामेंट में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेयर मार्जिन से जीतती रह गई तो जहर बुझे ट्रोल्स ने कहा कि इन पर पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए, इनको किचन में बैठाइए। इस जीत ने उनके मुंह भी बंद कर दिए हैं। शर्म के मारे अब वो पोस्ट डिलीट किए जा रहे हैं। और अगर जीत ना भी होती तो भी हमारी लड़कियों को किसी तरह का जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। हमने आपको उनकी पूरी कहानी सुनाई, ये कहानी ही उनका जवाब है। जेंडर के साथ साथ ट्रोलिंग सांप्रदायिक लाइन पर भी हुई है। ईसाई समाज से आने वाली जेमिमा रोड्रिग्स की सेमीफाइनल में ऐतिहासिक पारी खेलने के बाद उन्होंने ईसा मसीह का नाम लिया। भगवान का नाम शैतानों को चुभ गया, यानी संगठित ट्रोल आर्मी को। जेमिमा की ट्रोलिंग होती रही। फाइनल में जेमिमा थोड़ा जल्दी आउट हो गई तो उनकी फिर ट्रोलिंग की गई। जीतने के बाद शेफाली वर्मा ने भी ईश्वर का नाम लिया, यानी ये बहुत सामान्य है। लेकिन कुंठा और नफरत से भरे आईटी सेल के पल्ले ये सब नहीं पड़ता। एक्स पे आउट के लिए रेज बेटिंग और एंगेजमेंट फार्मिंग का भी सीन है। लेकिन ये सब करने से पहले ये नहीं सोचा जाता कि खिलाड़ियों पर और समाज पर इसका असर क्या पड़ेगा। नेशनल ऑनर लाने के बाद भी जेमिमा को निशाना बनाया जाना बताता है कि इस ट्रोल आर्मी का राष्ट्रवाद ढोंग है, या फिर वो हिटलर वाला जहरीला राष्ट्रवाद है जहां किसी और धर्म के लिए, किसी और जाति के लिए, किसी और पहचान के व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये था कुल हिसाब। महिलाएं जीती, तिरंगा ऊंचा हुआ। जिन्हें खुश होना था वो दिल खोलकर खुश हुए, और जिन्हें ये सब अखर गया वो अपनी जहां भी चाहें कुंठा निकालें। मीनवाइल कल के मैच की हाइलाइट्स देख लें। सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दिल्ली की हवा फिर खराब हो गई है। 3 नवंबर की सुबह का AQI 300 के पार रहा। कई इलाकों में 400 के पार तो नरेला के होलंबी खुर्द गांव में 500 के पार चला गया। पार्टियों के इतने 100 उतने 100 पार नुमा नारे AQI सिद्ध कर रहा है। पिछले 4-5 दिनों से AQI में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बुधवार यानी 29 अक्टूबर को 279 रहा, गुरुवार को 373 हुआ, लेकिन फिर शुक्रवार को सुधार देखने को मिला। AQI 218 तक आ गया था, लेकिन फिर वीकेंड पर हवा फिर से खराब हो गई। शनिवार रविवार को AQI 300 के पार चला गया। आंकड़ों से इतर स्थिति की गंभीरता को आप इस विजुअल से समझ सकते हैं। विजुअल विचलित करते हैं, देखकर आप बूझो तो जाने खेल सकते हैं। नज़ारा शनिवार 1 नवंबर की शाम का है। धुंध ने दिल्ली की पहचान इंडिया गेट को पूरी तरह से ढक लिया था। इंडिया गेट कैमरा के लेंस में कहीं नजर नहीं आ रहा। ये नज़ारा कमोबेश पूरी राजधानी का रहा। आंखों में चुभन, सीने में जलन और सांस लेने में दिक्कत, ये दिल्ली वालों ने बीते हफ्ते खूब झेला। पटाखों के जलने, फैक्ट्रियों के कचरे और गाड़ी के धुएं के अलावा एक और चीज़ ने प्रदूषण में योगदान दिया है, पंजाब में पराली का जलना। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 1 नवंबर को पंजाब में 442 जगहों पर पराली जली, यानी इस सीज़न में एक दिन में सबसे ज़्यादा। इस साल बाढ़ के चलते कम पराली जली, तब भी अक्टूबर 5 सालों का दूसरा सबसे प्रदूषित अक्टूबर रहा। जानकार कहते हैं कि आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद कम ही मानिए। हवा की स्पीड कम है और टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है। इसके कारण जो जहरीली हवा है वो जम जाती है, मूव नहीं कर पाती। प्रदूषण एक जगह पर टिका रहता है। इन सारे फैक्टर्स का निचोड़ यही है कि आने वाले दिनों में हवा की स्थिति और ख़राब हो सकती है। दिल्ली के प्रदूषण पर राजनीति भी हो रही है। पिछली सरकार के नुमाइंदे मौजूदा सरकार पर तोहमत लगा रहे हैं, अभी वाले सब कुछ सुधार लेने का वादा कर रहे हैं। इस सब के बीच मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि दिल्ली में कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे। ये बात प्रदूषण के विषय में कोर्ट की मदद करने वाले सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताई। कहा कि दिवाली के दिन केवल 37 में से 9 मॉनिटरिंग सिस्टम काम कर रहे थे। ऐसे में स्थिति की गंभीरता कैसे तय की जा सकती है। इसके बाद CJI गवई की बेंच ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी CAQM को प्रदूषण पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। सवाल यही है कि स्थिति से निपटा कैसे जाए। मास्क लगाना, बिना काम के बाहर न निकलना, जब निकलना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, ये सब सलाहें दी जा रही हैं। सरकार मेट्रो के फेरे बढ़ा रही है। दूसरे राज्यों के भारी मालवाहक गाड़ियों की एंट्री दिल्ली में बंद कर रही है। लेकिन क्या ये उपाय काफ़ी हैं? आंकड़े शायद बदल जाएं, छिड़कावों से मैनेज हो जाए, पर क्या हवा साफ हो पाएगी? दूसरी सुर्खी में बात 2 सड़क हादसों की। पहला मामला तेलंगाना से है। रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर 3 नवंबर को हुए एक रोड एक्सीडेंट में 20 लोगों की मौत हो गई, 20 अन्य घायल हो गए। रॉन्ग साइड से आ रहे एक डंपर ने सरकारी बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। सभी डेड बॉडीज
उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक जताया। मरने वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये मुआवजे का ऐलान किया गया है। दूसरा मामला जयपुर से है। यहाँ भी हादसे का कारण बना एक डंपर। उसने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, फिर एक एक करके कई गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ चला गया। लोहा मंडी रोड पर 300 मीटर तक ये सब कुछ होता रहा, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई, 40 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट ने चश्मदीदों के हवाले से डंपर चालक के नशे में होने की बात लिखी है। राजस्थान में बीते दिनों रोड एक्सीडेंट के कई मामले सामने आए हैं। एक के बाद एक हो रहे हादसे चिंता का विषय हैं। इस चिंता को राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जाहिर भी किया। गाड़ी चलाने वालों को ध्यान से ड्राइव करने की नसीहत दी। कितनी घटनाएं हो रही है, एक एक पर घटनाएं होती जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे ड्राइवर्स को समझ में नहीं आता। अब गंभीरता होनी चाहिए कि इतनी गति तेज रखना ये ठीक बात नहीं है, असावधानी करना भी ठीक बात नहीं है। निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, इसलिए सावधानी रखें, धीरे चलें, संभल के चलें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, ये बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार देने का ऐलान किया। तीसरी सुर्खी दिल्ली दंगों की सुनवाई से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को उमर खालिद, शर्जिल इमाम, शिफाउर रहमान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने शिफाउर रहमान की तरफ से दलीलें रखी। बोले कि उनके क्लाइंट को चुन चुनकर आरोपी बनाया गया है, जबकि यूएपीए 1967 के तहत कोई अपराध साबित नहीं होता। उन्होंने तर्क दिया कि सभी आरोप सही मान भी लें तो भी ये इस एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता। खुर्शीद ने कहा कि नागरिकों को किसी कानून के खिलाफ विरोध करने का हक है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को क्रिमिनल कंडक्ट नहीं कहा जा सकता। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये कहा कि दिल्ली दंगों से जुड़े 116 मुकदमों में से 97 आरोपी बरी हो गए हैं और करीब 17 मामलों में कोर्ट ने सबूत गढ़े जाने के, जाली सबूत प्रोवाइड करने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 नवंबर 2025 को होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को बेकसूर बताया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, उमर खालिद बेकसूर हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। पीएचडी स्कॉलर हैं और किसी मापदंड में राष्ट्रद्रोही नहीं हैं, उसे तत्काल रिहा करना चाहिए। दिग्विजय सिंह के इस बयान की बीजेपी ने आलोचना की है। भोपाल के हुजूर विधानसभा से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा बोले कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तानियों की नहीं आतंकवादियों की चिंता है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कैंसर नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।